आता नहीं था। कभी वो इस प्रकार लिख ही नहीं सकते। वो जो सुसाइड नोट लिखा गया है इसमें बिल्कुल फेक है। 4 पेज जीवन में कभी उन्होंने लिखा होगा कि नहीं, मुझे इसी बात पर संदेह है। हमने उन्हें कभी लिखते हुए नहीं देखा है। ना उनका हस्ताक्षर है और ना ही उनकी राइटिंग है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचरिता कुकरेती और आपके लिए महाभारत लेकर आ रही हूं सीधे प्रयागराज से लाइव। मैं इस वक्त बागंबरी मठ पर मौजूद हूं और मेरे ठीक पीछे महंत नरेंद्र गिरी की समाधि स्थल है। वो समाधि स्थल जिसके बारे में उन्होंने खुद अपने सुसाइड नोट में लिखा, अपने गुरु के बगल में ही समाधि स्थल की इच्छा जाहिर की और उसी समाधि स्थल पर अब जो पूर्ण संस्कार है उसे किया जा रहा है और समाधि स्थल की प्रक्रिया को पूरा किया जा रहा है। मेरे ठीक पीछे महंत नरेंद्र गिरी का समाधि स्थल है। यानी महंत तो समाधि में लीन हो गए, लेकिन उनकी मौत से जुड़े हुए जो सवाल हैं वो अभी भी बाकी हैं। उन सवालों के जवाब अभी तक नहीं मिले हैं और इसीलिए आज यहाँ बागंबरी मठ से, महंत नरेंद्र गिरी के उस मठ से उन सवालों को भी उठाऊंगी और उन सवालों के जवाब भी ढूंढने की कोशिश करूंगी, क्योंकि आज हम कर रहे हैं महंत की मौत पर सबसे बड़ी पड़ताल प्रयागराज से, बागंबरी मठ से महाभारत में। ये देखिए रिपोर्ट पहले। महंत नरेंद्र गिरी को आज बागंबरी में पूरे विधि विधान के साथ भू समाधि दे दी गई। महंत नरेंद्र गिरी भले ही भू समाधि में चले गए हों, लेकिन उनकी मौत से जुड़े सवालों के जवाब मिलना अभी बाकी है। एक तरफ सुसाइड नोट में आनंद गिरी, आद्या तिवारी और उनके बेटे संदीप तिवारी का नाम है, तो दूसरी तरफ अब ये सुसाइड नोट ही सवालों के घेरे में है। ये सवाल कोई और नहीं बल्कि नरेंद्र गिरी के साथी ही उठा रहे हैं। रामविलास वेदांती ने तमाम दावों को खारिज करते हुए कहा कि नरेंद्र गिरी लिखना ही नहीं जानते थे। हमारे परम प्रिय मित्र हैं और मैं उनकी राइटिंग को भी पहचानता हूँ अच्छी तरह से। कई बार लिखा गया है, कई बार हमारे साथ में थे वो, इसलिए कभी वो इस प्रकार लिख ही नहीं सकते हैं। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब महंत नरेंद्र गिरी लिखना ही नहीं जानते थे तो उन्होंने 7 पेज का सुसाइड नोट कैसे लिखा और उसमें कई बार सुधार क्यों किए गए। महंत नरेंद्र गिरी की मौत की गुत्थी जितनी सुलझाने की कोशिश की जा रही है उतनी ही उलझती जा रही है। ऐसे में अब पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती इस सुसाइड नोट की मिस्ट्री को सुलझाना है, क्योंकि यही वो तार है जो इस मामले में असली दोषियों को बेनकाब कर सकता है। जैसे जैसे सुसाइड नोट का सच सामने आएगा, महंत नरेंद्र गिरी की मौत की सच्चाई से पर्दा उठता चला जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो महंत नरेंद्र गिरी की मौत से जो जुड़े हुए कई सवाल हैं, उन सवालों के जवाब अभी तक नहीं मिल पाए हैं। मैं शुरुआत कर रही हूं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ और बड़ी खबर नरेंद्र गिरी के सुसाइड नोट, वो सुसाइड नोट जिसके अंदर कहा जा रहा है कि 2 पेन का इस्तेमाल किया गया, यानी कि 1 पेन से सुसाइड नोट नहीं लिखा गया, 2 पेन का इसमें इस्तेमाल किया गया है। सुसाइड नोट में कई सुधार किए गए हैं और सुधार के लिए ही इस पेन का इस्तेमाल किया गया, यानी सुसाइड नोट पर अपने आप में सवाल खड़े होते हैं। 2 पेन का इस्तेमाल इसमें किया गया और इसीलिए आज महाभारत में मैं इस पूरे मामले पर भी पड़ताल करूंगी, क्योंकि इस सुसाइड नोट को लेकर सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे हैं। मैंने जैसे आपको बताया कि सुसाइड नोट में 2 पेन का इस्तेमाल किया गया और इसी के साथ साथ महंत नरेंद्र गिरी की मौत को लेकर सवाल राजनीतिक गलियारों में भी उठाए जा रहे हैं। आपको सुनवाते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कहते हैं, कैसे इस मौत पर अभी भी संशय है। ये मौत किन परिस्थितियों में हुई उसे लेकर संशय है, ये सुनिए पहले। ये आत्महत्या नहीं है, ये उनकी हत्या की गई है। ये आत्महत्या की साजिश की गई है। साजिश का पर्दाफाश होना चाहिए। एक एक घटना का पर्दाफाश होगा और दोषी अवश्य सजा पाएगा।
और महंत की मौत पर डीआईजी प्रयागराज ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इस मौत की जांच वो जारी रखे हुए हैं, यानी कि महंत की मौत के पीछे के कारण क्या रहे, गनर की लोकेशन उस समय क्या थी, गनर की लोकेशन को लेकर जांच जारी है, सुरक्षा कर्मियों की लोकेशन की जांच जारी है, यानी वो लोग जो महंत जी की सुरक्षा में लगे रहते थे वो कहां थे, उन आखिरी क्षणों में वो कहां थे, इसको लेकर भी प्रयागराज के डीआईजी ने सीधे सीधे कहा है सुरक्षा कर्मियों और गनर कहां थे इसकी जांच जारी है। आपको हमने बताया था कि कैसे सुरक्षा कर्मियों को हिरासत में लिया गया था, उनसे पूछताछ की जा रही थी, क्योंकि आखिरी क्षणों के बारे में जानकारी यही लोग देंगे, क्योंकि ये वो लोग हैं जो महंत जी की सुरक्षा में लगातार तैनात रहते थे। और इसीलिए हम बार बार बता रहे हैं कि कैसे वो लोग जो कि महंत जी के अंतिम क्षणों में साथ रहे, उनकी लोकेशन क्या रही, उन लोगों के संपर्क किन किन लोगों से रहा, ये भी अपने दर्शकों को लगातार बता रहे हैं। मेरे साथ महामंडलेश्वर पंचानन जगत गुरु महाराज जुड़ रहे हैं, मेरे साथ महंत नवल किशोर दास हैं, मेरे साथ जगत गुरु राम दिनेशाचार्य महाराज जुड़ रहे हैं, मेरे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी, मेरे साथ मानस मिश्रा हैं कि जो कि हैंडराइटिंग एक्सपर्ट हैं, क्योंकि ये बार बार कहा जा रहा है कि जिस तरह से ये लेटर लिखा गया उसे लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। मेरे साथ डॉक्टर जयंती दत्ता हैं, क्योंकि जिन परिस्थितियों में ये चिट्ठी लिखी गई, बहुत से लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि किस मनस्थिति में महंत जी रहे, और कई तो ये कह रहे हैं कि उन्होंने चिट्ठी लिखी ही नहीं, यानी कि वो इस तरह का, जिस तरह वो आत्महत्या करने की बात कर रहे थे, वो इस तरह की मनस्थिति में थे भी नहीं। इसीलिए डॉक्टर जयंती दत्ता से भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जो बड़ी खबर आ रही है मैं उस पर जा रही हूँ। बड़ी खबर ये कि आचार्य कैलाशानंद ने सुसाइड नोट पर सवाल उठाए हैं। ये बड़ी खबर मैं बता रही हूँ, जो सुसाइड नोट मिला, जिसके तहत ही गिरफ्तारियां हुई हैं आनंद गिरी की, जिसके तहत गिरफ्तारियां हुई हैं, उसी सुसाइड नोट पर आचार्य कैलाशानंद ने सवाल उठाए हैं। और वो कह रहे हैं कि सुसाइड नोट में महंत की हैंडराइटिंग नहीं है, वो तो कभी चिट्ठी लिखा ही नहीं करते थे। उन्होंने सीधे मुझसे बात की और मुझे कहा कि महंत केवल साइन किया करते थे, उनकी सारी चिट्ठियां मैं लिखा करता था। यानी ये बड़ी साजिश है अखाड़े के पंच। ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रही हूँ कि कैसे महंत जी ने सीधे सीधे कहा कि उनकी सारी चिट्ठियां वो लिखा करते थे। ये सुनिए। महामंडलेश्वर जी, जिस तरह से सवाल बार बार सुसाइड नोट को लेकर उठ रहे हैं, बार बार कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि ये सुसाइड नोट उनके द्वारा लिखा ही नहीं गई, आपका मत क्या है? क्योंकि मेरे बहुत अच्छे मित्र थे वो, और पूरा देश जानता है कि मैं 2003 से उनके साथ था, पूरा देश। तो हमारे से अलग उनकी कोई भी निजी वार्ता कभी नहीं होती थी। तो इसलिए अगर उन्हें सुसाइड करना होता तो वो ज़रूर मुझसे जिक्र करते। एक बात, कोई ऐसी बड़ी बात होती तो वो मुझसे ज़रूर जिक्र करते। हम तीन जो बैठे हैं यहाँ, वो तीनों से बात करते, पहली बात। दूसरी बात, वो लिखते नहीं थे कभी, उनको लिखने आता नहीं था। ये बहुत लोगों ने बोला है कि वो बोला नहीं, मैं तो प्रमाण हूँ, मुझसे अधिक प्रमाण कौन हो सकता है। वो कभी लिखते ही नहीं थे, उनको लिखना आता ही नहीं था, वो केवल साइन करते थे। वो केवल, अगर भारत में किसी भी व्यक्ति के पास उनके लिखे हुए एक पत्र हो तो मुझे ला करके दिखाए, इसलिए उनके लिखे हुए वो पत्र नहीं थे। दूसरी बात, तीसरी बात कि जिस व्यक्ति ने उस पत्र को लिखा है वो बहुत विद्वान था, उसने आनंद गिरी को जिस प्रकार से लिखा है वो कोई बहुत पढ़ा लिखा आदमी लिख सकता है। उसने जिस प्रकार से आद्या तिवारी लिखा है, लग रहा है कोई संस्कृत का विद्वान या कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है। मैं संस्कृत का आचार्य हूँ भैया, मुझे पता नहीं है कौन से शब्द कैसे लिखे जाते हैं। नरेंद्र गिरी जी उस शब्द को लिखेंगे, आपने उन्हें कभी लिखते हुए नहीं देखा? कभी नहीं, कोई साइन करते हुए। उनके लगभग 10 पत्र मैं लिखा अपने जीवन में, 10 पत्र, सीएम को, पीएम को, गृह मंत्री को, राजनाथ सिंह जी को। आपसे कहते थे कि आप लिख दीजिए, मैं लिखता था। उनके अखाड़ा परिषद के लेटर पैड पे मैं लिखता था, उनका केवल साइन होता था। साइन क्या होता था? महंत नरेंद्र गिरी, अलग अलग शब्द होते थे, उनके शब्द भी एक साथ नहीं होते थे, इसलिए ना उनका हस्ताक्षर है और ना ही उनकी राइटिंग है। बलबीर गिरी क्या मठ के उत्तराधिकारी हैं? ये विषय नहीं, ये विषय का उत्तराधिकारी होता है अखाड़ा, क्योंकि वो अखाड़े के श्रीमैन थे और निरंजन देव हमारे गुरु हैं। तो हमारे जितने भी संत महापुरुष होते हैं उनका 1 रुपया भी अखाड़े का होता है और गुरु का होता है। तो ये निर्णय अखाड़े के पंच और अखाड़ा पूरा करेगा। मतलब मैं कहूँ कि बलबीर गिरी अभी उत्तराधिकारी नहीं है, ये लो आप निर्णय लेंगे? जी, निर्णय लेंगे आप लोग? ये अभी विषय नहीं है अभी तो। नहीं, उन्होंने उत्तराधिकारी घोषित किया तो क्या वो उत्तराधिकारी है? वो लेटर ही नहीं, पता गलत है। तो मतलब अभी उत्तराधिकारी नहीं है।
उत्तराधिकारी कौन होगा, ये निर्णय कौन लेगा, कब पंच लिया लेगा, जाएगा? पंच और अखाड़ा लेगा कौन उत्तराधिकारी होगा, और अखाड़ा निर्णय करेगा इस बात को। यानी कि अभी अखाड़े का उत्तराधिकारी बलबीर गिरी नहीं है, ये मैं कह सकती हूँ। अभी ये उत्तराधिकारी अखाड़ा है, संपूर्ण मालिक अखाड़ा है, अखाड़ा ही निर्णय करेगा, पंच निर्णय करेंगे कौन उत्तराधिकारी होगा। तो आपने सुना मैंने जब बात की महंत जी से तो कैसे उन्होंने सीधे कहा, महामंडलेश्वर कैलाशानंद ने, उन्होंने कहा कि कोई भी अभी उत्तराधिकारी नहीं है। ये बड़ी खबर इस वक्त की मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे महामंडलेश्वर कैलाशानंद का बयान आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि अभी उत्तराधिकारी को लेकर फैसला नहीं हुआ है, यानी कौन होगा ये अभी मठ तय करेगा। अगर बलबीर गिरी को उत्तराधिकारी की बात सुसाइड नोट में है तो वो सुसाइड नोट को भी वो नहीं मानते हैं। बड़ी बात यह है कि उत्तराधिकारी के नाम का फैसला अभी मठ करेगा। ये बड़ी खबर मैं अपने दर्शकों को बता रही हूँ। बलबीर गिरी के नाम पर अभी तक मोहर नहीं लगाई है मठ ने, ये भी बड़ा बयान, यानी कि अभी बलबीर गिरी को महंत नरेंद्र गिरी का उत्तराधिकारी नहीं माना जा सकता और उसी मठ के निर्णय मठ लेगा और मठ बताएगा कि किसको उत्तराधिकारी माना जाए। तो ये बड़ी खबर मैं अपने दर्शकों को बता रही हूँ। मैं शुरुआत इसी के साथ साथ बड़ी खबर यह है कि सुरक्षा कर्मियों से भी पूछताछ हुई है। सुरक्षा कर्मी जो कि महंत जी की सुरक्षा में तैनात रहते थे उनसे भी पूछताछ हुई है। वो लोग थे जो कि महंत जी की आखिरी समय में भी उनके साथ रहे और उनसे एसआईटी ने पूछताछ की है। एसआईटी ने गनर अजय से पूछताछ की है। ये बड़ी खबर हमारे पास आ रही है। पुलिस लाइन में ये पूछताछ हुई और लापरवाही पर कार्रवाई हो सकती है। लापरवाही कैसी? अगर किसी तरह की संलिप्तता नहीं भी पाई गई तो लापरवाही के ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि महंत जी को अंतिम क्षणों में सुरक्षा प्रदान की गई कि नहीं की गई, कहां पर थे ये सुरक्षा कर्मी, इसको लेकर पूरी पड़ताल होगी। क्योंकि अगर किसी तरह की भी लापरवाही की गई तो उस पर भी कार्रवाई होगी। ये बड़ी खबर मैं अपने दर्शकों को बता रही हूं। मैं शुरुआत कर रही हूं महामंडलेश्वर पंचानन जगत गुरु जी से। जगत गुरु जी, मुझे ये बताइए कि जिस तरह से इस पूरे क्योंकि हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जो सवाल उठ रहे हैं उन सवालों के जवाब ढूंढ सकें और इसीलिए आज महाभारत में सबसे बड़ी पड़ताल मैं कर रही हूं। मैं आपसे पूछ रही हूं कि जिस तरह उत्तराधिकारी को लेकर झगड़ा है, यहाँ दो बयान आ रहे हैं। यहाँ मंठ कह रहा है कि अभी हमने तय नहीं किया कि कौन होगा उत्तराधिकारी। वहीं सुसाइड नोट में अगर हम उस सुसाइड नोट को सही माने तो उसके अंदर बलबीर गिरी को उत्तराधिकारी माना गया है। इस लड़ाई को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ऐसा है, अभी उत्तराधिकारी की तो कोई बात ही नहीं है। सबसे पहले तो महाराज जी की जो हत्या हुई है उसका खुलासा होना चाहिए। और जहाँ तक उत्तराधिकारी की बात है, वो अखाड़े के पंच जो हैं वो निर्णय लेंगे, पंचायत बैठेगी, पूरी सबकी राय ली जाएगी। क्योंकि बहुत बड़ी बात है कि महाराज जी ने कभी एक पत्र भी नहीं लिखा। वो जो भी कुंभ भी हम साथ रहे, कामाख्या में रहे, हरिद्वार में रहे, तो सिर्फ सहन करते थे, पत्र लिखते नहीं थे। 12 सफ़ों का सुसाइड नोट किसने लिखा, इसकी जांच हो। और उनकी हत्या कैसे हुई, आज उत्तराधिकारी का मामला नहीं है, संत समाज की बहुत बड़ी क्षति हुई है। क्योंकि एक ऐसे लीडर संत जो बोल्ड 13 अखाड़ों का मार्गदर्शन करते थे, वो कभी आत्महत्या के बारे में विचार ही नहीं कर सकते थे। वो तो लोगों को समझाते थे। आज बात उत्तराधिकारी की नहीं, सबसे पहले जो उनकी हत्या हुई है उसकी जांच हो और ये सुसाइड नोट किसने लिखा इसकी जांच हो, ताकि सारी पथिये सामने आए। बाकी उत्तराधिकारी का काम अखाड़े का है, अखाड़ा निर्णय लेगा। जगत गुरु जी, जैसा आप कह रहे हैं कि अखाड़ा निर्णय लेगा, लेकिन मैं बड़ा सवाल ये भी है कि उस अखाड़े ने अभी मठ ने निर्णय नहीं लिया है। लेकिन जैसा आपने कहा कि अभी तो अखाड़ा परिषद का भी अध्यक्ष कौन होगा इस पर भी फैसला होगा। लेकिन क्या मैं ये मानूं कि आप सीधे सीधे सुसाइड नोट को नकार रहे हैं? अगर मैं नवल किशोर जी के पास जाऊं और उनसे पूछूं ये सवाल, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी राकेश त्रिपाठी जी। सुसाइड नोट बिल्कुल जाली है। किसने तैयार किया? महाराज जी जब लिखते ही नहीं थे तो सुसाइड नोट। और सबसे बड़ी बात, ये जो आत्महत्या का विचार होता है 2-4 सेकंड का होता है। आदमी 2 लाइनें लिखता है, ज़्यादा नहीं। जब समय पल बीत जाते हैं तो आदमी का माइंड चेंज हो जाता है। ये सुसाइड नोट एक प्री प्लान साजिश का हिस्सा है। वो साजिश सामने आनी चाहिए
कि किसने की। मैं राकेश त्रिपाठी जी आपके पास आ रही हूँ। सबसे बड़ी बात कि अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे महंत नरेंद्र गिरी। उनका जो कद था उत्तर प्रदेश में या फिर मैं देश में कहूँ, उससे इस बात से आप अंदाजा लगाइए कि पूर्व मुख्यमंत्री, मौजूदा मुख्यमंत्री दोनों श्रद्धांजलि देने पहुंचे, लेकिन उनकी मौत अभी भी एक गुत्थी है, एक अनसुलझी गुत्थी। देखिए, मैं पूज्य संत महंतों की प्रतिक्रियाओं को सुन रहा हूं और मैं बहुत हाथ जोड़ करके विनम्रता से अनुरोध करूंगा कि ये भावुक क्षण है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष ब्रह्मलीन महंत जी का अब हमारे बीच में न रहना अपने आप में बहुत भावुक कर देने वाले पल हैं, और ऐसे पल में ये हत्या है या आत्महत्या है, ये तय करने का काम हम न करें। हमें विश्वास रखें। कम से कम मैं आप सबको विश्वास दिला सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी स्वयं एक महंत हैं, गोरक्षनाथ पीठ के पीठाधीश्वर हैं, और उनके बहुत आत्मीय संबंध रहे हैं महंत नरेंद्र गिरी जी से। तो इसलिए जब वो स्वयं वहां पहुंचे और उन्होंने इस बात के लिए आश्वस्त किया है कि किसी प्रकार की बयानबाजी ना करें, थोड़ा सा इंतजार करें। जो आला अधिकारी है, एडीजी जोन प्रयागराज के, आईजी जोन प्रयागराज के, कमिश्नर प्रयागराज के हैं, एआईजी प्रयागराज के हैं, ये चारों बड़े अधिकारियों को उन्होंने इस पूरी मामले की मॉनिटरिंग करने के लिए लगाया है। एक 18 सदस्यीय पूरी एक एसआईटी इस पर गठित हुई है। हर पहलू की जांच होगी। पैनल पोस्टमार्टम हुआ है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी कुछ बार आपके पास सार्वजनिक हो जाएगी। सारी बातें एक एक करके जनता के बीच में जाएंगी। जो भी जनता के मन में संदेह है, श्रद्धालुओं के मन में संदेह है, पूज्य साधु संतों के मन में संदेह है, हर संदेह का निराकरण होगा। मैं इस बात को बिल्कुल आश्वस्त कर रहा हूं कि अगर हत्या हुई है तो हत्यारे बख्शे नहीं जाएंगे, और अगर आत्महत्या है और आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण करने वाले जो लोग हैं उनको हम बख्शने वाले नहीं हैं, क्योंकि महाराज किशोर दास जी के पास मैं उनके पास जाऊं, उससे पहले मैं एक बार समाज के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। राकेश त्रिपाठी जी, आपने कहा कि नुकसान बहुत बड़ा है और ये यकीनन है, लेकिन बात ये कि एक मठ और उस मठ से जुड़ी हुई जो अकूत संपत्ति है उसको लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये जायदाद को लेकर, क्या ये पैसे को लेकर था, और क्या इस हद तक महंत जी को परेशान किया गया कि वो आत्महत्या कर लें। बहुत से लोग कह रहे हैं वो सुसाइड नोट नहीं हो सकता है। मानस मिश्रा जी हैंडराइटिंग एक्सपर्ट हैं। मानस जी, जरा मुझे बताइए कि जिस तरह का एक खत है, क्योंकि आपने उसे देखा है, ये कई जगह से काटा हुआ है, कई जगह से हैंडराइटिंग आपको लग रही है एक जैसी है, क्योंकि अभी मैंने बताया कि 2 पेन्स का इस्तेमाल किया गया, ये भी खबर आ रही है। हेलो, क्या मेरी आवाज ऑडिबल है? जी जी मानस जी बोलिए। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जो हैंडराइटिंग हमारे पास है उसका जो भी डिस्प्यूटेड लेटर है, जो उनका सुसाइड नोट है, सबसे पहले हमें एक स्टैंडर्ड कंपैरेटिव चाहिए होगा। जो आचार्य जी हैं उनकी एक्चुअल हैंडराइटिंग अगर हमारे पास अवेलेबल है तो पहली बात तो हमें उससे जांच करनी बहुत जरूरी है, तब जाकर के हम ये साबित कर पाएंगे कि ये राइटिंग उनकी है कि नहीं है। तो आचार्य जी की स्टैंडर्ड कंपैरेटिव से जांच करना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, जहां तक मैंने सुसाइड नोट को देखा है, मुझे लगता है कि इसमें बहुत सारी जो कटिंग है और जिस तरह से राइटिंग का इस्तेमाल किया गया, पहली बात तो जो सुसाइड नोट की लेंथ है 12 पेज की, 15 पेज की, काफी लंबी लेंथ है, और इसमें काफी कुछ चीजें ऐसी लिखी गई हैं कि जो आदमी जब अपनी जान लेने के बारे में सोच रहा है तो इतनी सारी बातें वो नहीं लिखेगा। तो इसकी जांच होना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात ये कि ये फोर्जरी बाय इम्पर्सोनेशन है। इम्पर्सोनेशन यानी कि जब खबर इस वक्त आ रही है। मानस जी, आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ रही है। मैं पीसीआर से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो जरा ऑडियो की दिक्कत ठीक कराएं, क्योंकि मैं वहां स्टूडियो में नहीं हूं और ना ही मुझे समझ आ पा रही है बात, क्योंकि मैं बड़ी खबर पर जा रही हूं। बड़ी खबर ये आ रही है कि किस तरह से ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाया गया था, और ये बात हम लगातार बता रहे हैं, ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाया गया। ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रही हूं कि किस तरह से ब्लैकमेलिंग के आरोप लगाए गए थे, और ये सुसाइड नोट में महंत नरेंद्र गिरी ने लिखा और उन्होंने कहा कि ब्लैकमेलिंग के आरोप लगाए गए और कैसे गलत फोटो वायरल करने की बात कही गई उन्होंने, और उन्होंने कहा कि उनकी बदनामी हो सकती है। ये सुसाइड नोट में खुलकर लिखा गया। अब मैं ये मुद्दा मैं इसलिए उठा रही हूँ क्योंकि
बदनामी का डर और कैसे मेरे चरित्र पर सवाल उठाए गए और मेरे चरित्र पर मनगढ़ंत आरोप लगाए गए, ये भी वो कहते हैं। अब मैं जयंती दत्ता जी आपके पास आ रही हूँ, क्योंकि चरित्र पर मनगढ़ंत आरोप मैंने बहुत मान और सम्मान के साथ ये जीवन जिया है और इस मठ का काम किया है, वो ये भी सुसाइड नोट में लिख रहे हैं। पहली बात तो सुसाइड नोट पर कई लोग सवाल उठा रहे हैं लेकिन अगर ये सुसाइड नोट सही है, हम उस मनस्थिति को समझने की कोशिश करें। डॉक्टर जयंती दत्ता, जिन परिस्थितियों में ये आत्महत्या की गई होगी, अगर ये आत्महत्या है। देखिए, सबसे पहली बात, इतने उच्च कोटि के महंत इतनी जल्दी से, इतनी जल्दबाजी में, सेल्फ सेंटर्ड तरीके से अपनी जिंदगी का खात्मा मैं नहीं मानती वो कर सकते हैं। दूसरी बात, आप ये देखें कि सुसाइड ऐसी चीज है, अभी एक महंत जी ने बोला, मैं उनसे सहमत हूँ कि अगर आप 11 पेज 12 पेज इलैबोरेट करके बता रहे हो कि मैं सुसाइड करने जा रहा हूँ, तो हम जो क्राइसिस इंटरवेंशन देते हैं सुसाइडल मरीजों को, वहाँ पे 2-4 मिनट हमारे साथ बात करने के बाद उसकी मनोस्थिति चेंज हो जाती है। मैं ये नहीं मानती कि महंत इतने उच्च कोटि के थे, उन्होंने 10-12 पेज इतने करेक्शंस के साथ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को हटा के लिखा होगा। आपको ये देखना चाहिए, इन्वेस्टिगेटिंग टीम से मेरी गुजारिश होगी कि इनके देहांत से किस किस को फायदा होने वाला था। कोई भी मौत बेवजह नहीं होती। ये सुसाइड मैं नहीं मानती, ये सुसाइड है। मेरे को लग रहा है, जैसे मैंने मीडिया से सुना, सुबह से सुन रही हूँ, कि यहाँ पे डेफिनेटली देयर आर पीपल एट द बैकग्राउंड जिनकी मनोस्थिति रही होगी कि इनको हटाने से हमें फायदा होगा। आपको ये जांच करनी चाहिए किन किन को सबसे ज्यादा फायदा होना था। हाँ। तीसरी बात, महंत जी को अगर सुसाइड करना था, अगर वो कह रहे हैं कि मैं 7 दिन से पहले भी कोशिश करने की चेष्टा करी लेकिन मेरे में हिम्मत नहीं थी, तो वो अपने कमरे से हटके दूसरे कमरे में क्यों गए? ये कुछ न्यूएंसेस है जो हम हर केस में पा रहे हैं आजकल। बहुत से लोग सवाल उठा रहे हैं, आपने बिल्कुल सही कहा। और यहाँ मठ के जुड़े हुए लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि वो अपना कमरा छोड़कर एक दूसरे कमरे में जाकर आत्महत्या करेंगे। ये सवाल वहाँ मठ से जुड़े हुए जो महंत हैं वो भी उठा रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि इस बात पर भरोसा करना मुश्किल है। जयंती जी, आपने बिल्कुल सही सवाल उठाया और इसीलिए मैं नवल किशोर जी के पास जाऊंगी और पूछूंगी ये सवाल, क्योंकि जो अखाड़ा परिषद का अध्यक्ष रहा, जिसने अलग अलग अखाड़ों के बीच में समन्वय कराया, और ये कहा जाता है कि कुंभ के समय में किस तरह से उनकी जो भूमिका रही वो उसको बहुत सराहा जाता है। वो व्यक्ति, जैसा जयंती जी ने कहा कि वो तो दूसरों को सीख देते थे और हिम्मत देते थे, क्या वो खुद आत्महत्या कर सकते हैं? नवल किशोर जी। देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि पूज्य महंत नरेंद्र गिरी जी महाराज 2012 में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष पद पर अभिषिक्त हुए, तब से लेके अभी तक उन्होंने कई कुंभ कराए और कम से कम 13 अखाड़ों मिलाकर के लगभग 2 करोड़ से भी ज़्यादा संत हैं। और आप जानते हैं, इतना बड़ा परिवार, इतना वैचारिक कई बार परंपराओं में हो जाता है, परंतु सबको साथ बिठा करके समन्वय करने में बड़ी कुशलता थे, बड़े दक्ष थे वो। उनकी वाणी, उनका व्यवहार, वो संतत से ओतप्रोत थे। तो हम तो पहले ही कह रहे हैं, क्योंकि सामान्य साधु भी कभी आत्महत्या नहीं करता, क्योंकि साधु जानता है कि आत्महत्या से बड़ा कोई पाप नहीं होता। हम तो ये कह रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं हो कि कहीं गुरु चेले के थोड़े से विवाद को किसी ने विवाद बढ़ा रहा हो और मठ की संपत्ति पर किसी की गिद्ध दृष्टि हो। उस व्यक्ति को कौन है, उसे ढूंढा जाए, क्योंकि संपत्ति साधु की नहीं होती, हमारी नहीं। हम तो मानते हैं भगवान की संपत्ति है, ठाकुर की संपत्ति है, अखाड़े की संपत्ति है। अखाड़े के द्वारा महंत को एक निमित्त माना जाता है कि तुम इसकी वृद्धि करो, परंपराओं का पालन करो। इसलिए वो संपत्ति हमारी नहीं होती, वो संपत्ति भगवान की है, वो संपत्ति समाज की है। इसलिए संपत्ति का कोई विवाद हमारे यहाँ होता नहीं है। हम तो केवल इतना कह रहे हैं कि संपत्ति पे कुछ लोगों की गिरद दृष्टि है और कई मठों पर है। वो कौन लोग हैं, उन काल नियमियों को निकालना आवश्यक है। फिर मैं कहूँगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक संत हैं, मठाधीश हैं, उनकी सरकार पर, उनके निर्णय पर हमें पूरा विश्वास है कि हमें न्याय मिलेगा। इतने बड़े संत को हमने खोया है,
आप इतने बड़े महापुरुष को हमने खोया है कि विश्वास और है। लोग राजनीति कर रहे हैं। कह रहे हैं विश्वास हम है, सबको आपको लग रहा है कितना जांच दुख है। होगी। यानी कि एक सुर में लोग मैं ये संपत्ति का कहूँ व्यवहार दिनेश होता है। आचार्य जी, क्योंकि मैं बड़ी खबर एक बार बता दूं, उसके बाद दिनेश आचार्य जी के पास आऊंगी। मैं क्या ये कह सकती हूँ कि अभी इस वक्त जो संत हैं उनकी एक मत है, एक राय है कि ये आत्महत्या नहीं हो सकती और उस सुसाइड लेटर पर भी शक है। क्या ये एक मत है? क्योंकि मैं जितनों से बात कर रही हूँ ज्यादातर राय यही आ रही है। मैं उसके ऊपर आऊंगी, लेकिन उससे पहले जो बड़ी खबर है अपने दर्शकों को बता दूं कि महंत, उससे बड़ी खबर ये आ रही है कि आनंद गिरी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है आनंद गिरी को। मेडिकल टेस्ट के बाद आनंद गिरी को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रही हूँ। आनंद गिरी को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है आनंद गिरी को। आवाज नहीं आ रही है मुझे। आनंद गिरी को न्यायिक हिरासत में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मैं दिनेश आचार्य जी, मैं यही सवाल पूछ रही थी कि क्या आप लोग सब एक मत मुझे नजर आते हैं। मैं जितने भी संतों से बात कर चुकी हूँ, सब यही ज्यादातर कह रहे हैं कि ये आत्महत्या करने वाले संत नहीं थे, वो इतने विवश हो जाएं कि वो आत्महत्या कर ले। यानी कि आप इसके पीछे एक बड़ा राज और गहरा राज देखते हैं। देखिए, इसमें दो बातें मैं जोड़ना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि जो 13 अखाड़ों को एक साथ लेकर के समन्वय बनाता हो, वो व्यक्ति आत्महत्या नहीं कर सकता। जो 60-65 वर्ष की आयु में जब वो मुमुक्ष और मोक्ष की प्राप्ति करने वाला और साधना को प्राप्त करने के समय में आने के बाद वो अपनी आत्महत्या जैसा जघन्य अपराध करे, ये नहीं हो सकता है। सुसाइड नोट जो मिली है उसमें मैं 2-3 बातें जोड़ना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि एक गुरु अपने शिष्य को महाराज नहीं लिखता है और उसमें लिखा है कि बलबीर महाराज को हमारी गद्दी दे दिया जाए। दूसरी बात, मृत्यु के समय कोई ये याद नहीं रखता है कि 25-25 लाख रुपए मैंने किसी को दिया है, उसको ले लेना। कम से कम 14 बार आनंद गिरी का उसमें नाम आया है कि इसने मेरी हत्या किया, इसने मेरी हत्या किया। इस हत्या में वो साजिश है, आत्या तिवारी साजिश है, और 41 बार उसमें कटिंग की गई है। और जो महंत नरेंद्र गिरी का हस्ताक्षर है, जब आप अंतिम में उसको गिरी को देखेंगे तो एक पढ़ा लिखा, बहुत वेल, जो एकदम एजुकेटेड व्यक्ति होगा वो उस हिसाब से बनाया हुआ है। तो निश्चित रूप से जितने पन्ने में जितने हस्ताक्षर हैं वो अलग अलग दिखाई पड़ते हैं, और वो ये पूरी तरह से प्री प्लानिंग करके एक स्क्रिप्ट लिखी गई है कि ऐसा ऐसा करके और किसी को लाभ पहुंचाने की बात की गई है। पुलिस को प्रत्येक पक्ष पर जांच करना चाहिए, लेकिन इस बात पे भी जांच होनी चाहिए कि वास्तव में इससे लाभ किसको होने वाला है, इस सुसाइड नोट से किसको लाभ होने वाला है। अगर इस पक्ष पर भी गंभीरता से जांच नहीं की गई तो मुझे लगता है, आपको क्या लगता है किसे लाभ हो रहा है? होगा वो इसमें फंस आपको क्या लगता है किसे लाभ हो रहा है? जिसने दोष किया, जिसको लाभ हो रहा है, जिसने लिखा है, जिसने ये पूरी स्क्रिप्ट लिखी है, जिसकी हैंड राइटिंग है, जिसने इसको लिखवाने का काम किया है, जिसने महाराज जी जिसने लिखा है। अब यही संशय बना हुआ है कि ये लिखा किसने है, क्योंकि जैसा आपने कहा, जितने भी करीबी हैं महंत जी के, वो कहते हैं कि वो लिखना नहीं जानते थे, वो सिर्फ हस्ताक्षर किया करते थे। ये बात बार बार दोहराई गई, लेकिन हैरानी की बात यह है कि यही बात आनंद गिरी ने भी कही। उन्होंने कहा कि वो नहीं लिखा करते थे। तो यानी अगर आप लोग सब ये कह रहे हैं कि वो नहीं लिखते थे, तो आपकी बात आनंद गिरी की बात से मेल खाती है, ये भी समझना जरूरी है। ऐसे में तो शक की सुई कहां जा रही है, इसको भी समझने की जरूरत होगी। जैसा आपने कहा जगत गुरु जी, एक बड़ी बात मैं आपसे पूछ रही हूं कि जिस तरह से मठ का काम चलता है, उस मठ के काम में जो महंत हैं उनका जो कद है वो सबसे बड़ा, लेकिन उनके नीचे हम सोचते हैं कि एक संत जीवन में लोग लालच या मोह नहीं रखेंगे, लेकिन क्या ऐसा लग रहा है कि एक अकूत संपत्ति के चलते जो लोग मठ से जुड़े रहे, उनके मन में लालच था, प्रलोभन था? जी निश्चित रूप से। देखिए, सब संत बनने के लिए ही नहीं आते हैं, कुछ तो वैभव से प्रभावित होकर के संत की शरणागति को धारण करते हैं। यहाँ मोक्ष की, भक्ति की और उपासना की कामना लेकर के आने वाला व्यक्ति तो ये कर ही नहीं सकता है, क्योंकि वो सारे माया मोह का परित्याग करके तब संत की शरण में आता है और वो मोक्ष की राह को प्राप्त करने के लिए संत की शरणागति धारण करता है। लेकिन हजारों करोड़ों की संपत्ति को देखने के बाद यदि कोई संत की शरण में आ रहा है तो निश्चित रूप से वो कालनेमी का भेष बना करके, उसका मकसद मात्र इतना है कि जो संतों की संपत्ति है उसको किसी न किसी प्रकार से हटा जाए। और मुझे लगता है कि मृत्यु का जो कारण उस संपत्ति
प्राप्त करने के लिए इसमें एक लोग नहीं है। जब इसकी जांच होगी तो आप देखिएगा कि इसमें कितने सफेद पोष लोग ऐसे हैं जो बाद में इसका बंदरबाट कर देंगे और बंदरबाट करके अपने अपने हिस्से को लेकर के और इसको आत्महत्या करके केवल झोली में डाल देंगे। लेकिन ऐसा होने वाला कह चुके हैं, वेदांती जी कह चुके हैं कि ये हत्या, ये आत्महत्या नहीं है, ये हत्या है। यही बात धर्मदास जी ने कही कि इस आत्महत्या पर मैं विश्वास नहीं करता हूँ, ये आत्महत्या नहीं हो सकती है, ये हत्या है। यही बात बार बार उनसे करीबी और जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं कहते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण होगा कि ये बात जांच में निकल करके आती है। जो वहां पर जांच होगी और उस जांच में इस आत्महत्या में अगर किसी तरह का कोई संशय पाया जाता है तो फिर जांच किस ओर जाएगी और किसकी ओर जाएगी, ये समझना महत्वपूर्ण होगा। हमारे पास महाभारत में जी, मैं ये बताऊं कि मानस मिश्रा जी, अगर आप एक बार मुझे बताइए कि जिस तरह से जो हैंडराइटिंग की बात बार बार होती है, आपने थोड़ा बताया कि कैसे 2 पेन से लिखावट थी, लेकिन एक व्यक्ति हस्ताक्षर कर लेता है, उस हस्ताक्षर को तो हम मिलान कर सकते हैं उस चिट्ठी से, क्योंकि उन्होंने कई पहले चिट्ठियों पर हस्ताक्षर किए हैं। देखिए, हस्ताक्षर से मिलान किया जा सकता है, लेकिन फॉरेंसिक में एक प्रिंसिपल है कि लाइक शुड बी कंपेयर्ड विद लाइक। अब जितना भी उनके पास, हमारे पास उनका जो सिग्नेचर अवेलेबल है, उसमें जितने भी अल्फाबेट्स हैं, 5 या 6 अल्फाबेट्स हैं हिंदी के, उन्हीं को हम खाली कंपेयर कर सकते हैं। हम किसी और अल्फाबेट को नहीं कर सकते जो उनके सिग्नेचर में नहीं है। दूसरी बात, मैंने सिग्नेचर जो देखे हैं आज, मुझे दोनों ही सिग्नेचर्स में, जो सिग्नेचर सुसाइड नोट में और जो सिग्नेचर आचार्य महंत के हैं, वो मैंने जब मिलाए तो मुझे वो एक आदमी के नहीं लग रहे हैं। वो सिग्नेचर्स काफी, इसकी इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स काफी अलग हैं। वो 2 अलग अलग लोगों ने सिग्नेचर किए हुए हैं, जहां तक मैंने सुसाइड नोट को भी देखा है। तो सुसाइड नोट में जो राइटिंग है, वो मेरा ऐसा मानना है कि वो जितने भी लोग सस्पेक्ट्स हैं, जितने भी लोगों पे शक है या जो बेनिफिशियरीज हैं, लाभार्थी हैं, उनके भी कंपैरेटिव्स लेने चाहिए और उससे भी मिलान उसका कराना चाहिए, जो तभी हम एक पर्टिकुलर या एक सॉलिड इन्वेस्टिगेशन की तरफ बढ़ सकते हैं। मैं एक बार फिर से अपने दर्शकों को ये जरूर सुनवाना चाहती हूँ कि मठ के लोग क्या सोचते हैं, उनके करीबी क्या सोचते हैं, और महामंडलेश्वर कैलाशानंद जो कि यहाँ पर इस वक्त शायद सबसे वरिष्ठ हैं और वो कहते हैं कि वो खुद चिट्ठियाँ लिखा करते थे महंत जी की, उनकी बात मैं एक बार फिर से सुनवाना चाहती हूँ, क्योंकि अगर वो चिट्ठियाँ लिखा करते थे और वो कहते हैं कि मेरे से ज्यादा उन्हें कोई नहीं जानता था, वो क्या कह रहे हैं एक बार फिर से सुनाती थी अपने दर्शकों को। महामंडलेश्वर जी, जिस तरह से सवाल बार बार सुइसाइड नोट को लेकर उठ रहे हैं, बार बार कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि ये सुइसाइड नोट उनके द्वारा लिखा ही नहीं गई, आपका मत क्या है? क्योंकि मेरे बहुत अच्छे मित्र थे वो, और पूरा देश जानता है कि मैं 2003 से उनके साथ था, पूरा देश। तो हमारे से अलग उनकी कोई भी निजी वार्ता कभी नहीं होती थी। तो इसलिए अगर उन्हें सुसाइड करना होता तो वो ज़रूर मुझसे जिक्र करते। एक बात, कोई ऐसी बड़ी बात होती तो वो मुझसे ज़रूर जिक्र करते। हम 3 जो बैठे हैं यहाँ, वो तीनों से बात करते, पहली बात। दूसरी बात, वो लिखते नहीं थे कभी, उनको लिखने आता नहीं था। ये बहुत लोगों ने बोला है कि वो बोला नहीं, मैं तो प्रमाण हूँ, मुझसे अधिक प्रमाण कौन हो सकता है। वो कभी लिखते ही नहीं थे, उनको लिखना आता ही नहीं था, वो केवल साइन करते थे। वो केवल, अगर भारत में किसी भी व्यक्ति के पास उनके लिखे हुए एक पत्र हो तो मुझे ला करके दिखाए, इसलिए उनके लिखे हुए वो पत्र नहीं थे। दूसरी बात, तीसरी बात कि जिस व्यक्ति ने उस पत्र को लिखा है वो बहुत विद्वान था, उसने आनंद गिरी को जिस प्रकार से लिखा है वो कोई बहुत पढ़ा लिखा आदमी लिख सकता है। उसने जिस प्रकार से आद्या तिवारी लिखा है, लग रहा है कोई संस्कृत का विद्वान या कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है। मैं संस्कृत का आचार्य हूँ भैया, मुझे पता नहीं है कौन से शब्द कैसे लिखे जाते हैं। नरेंद्र गिरी जी उस शब्द को लिखेंगे, आपने उन्हें कभी लिखते हुए नहीं देखा? कभी नहीं, कोई साइन करते हुए। उनके लगभग 10 पत्र मैं लिखा अपने जीवन में, 10 पत्र, सीएम को, पीएम को, गृह मंत्री को, राजनाथ सिंह जी को। आपसे कहते थे कि आप लिख दीजिए, मैं लिखता था। उनके अखाड़ा परिषद के लेटर पैड पे मैं लिखता था, उनका केवल साइन होता था। साइन क्या होता था? महंत नरेंद्र गिरी, अलग अलग शब्द होते थे, उनके शब्द भी एक साथ नहीं होते थे, इसलिए ना उनका हस्ताक्षर है और ना ही उनकी राइटिंग है। बलबीर गिरी क्या मठ के उत्तराधिकारी हैं? ये विषय नहीं, ये विषय का उत्तराधिकारी होता है अखाड़ा, क्योंकि वो अखाड़े के श्रीमैन थे और निरंजन देव हमारे गुरु हैं। तो हमारे जितने भी संत महापुरुष होते हैं उनका 1 रुपया भी अखाड़े का होता है और गुरु का होता है। तो ये निर्णय अखाड़े के पंच और अखाड़ा पूरा करेगा। मतलब मैं कहूँ कि बलबीर गिरी अभी उत्तराधिकारी नहीं है, ये लो आप निर्णय लेंगे? जी, निर्णय लेंगे आप लोग? ये अभी विषय नहीं है, अभी तो नहीं, उन्होंने उत्तराधिकारी घोषित किया, तो क्या वो उत्तराधिकारी
उत्तराधिकारी हैं? वो लेटर ही नहीं पता, गलत है। तो मतलब अभी उत्तराधिकारी नहीं है। उत्तराधिकारी कौन होगा, ये निर्णय कौन लेगा, कब लिया जाएगा? पंच और अखाड़ा लेगा, पंच और अखाड़ा लेगा कौन उत्तराधिकारी होगा, और अखाड़ा निर्णय करेगा इस बात को। यानी कि अभी अखाड़े का उत्तराधिकारी बलबीर गिरी नहीं है, ये मैं कह सकती हूँ। अभी उत्तराधिकारी अखाड़ा है, संपूर्ण मालिक अखाड़ा है, अखाड़ा ही निर्णय करेगा, पंच निर्णय करेंगे कौन उत्तराधिकारी होगा।